Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekchan Deshwal. In the last session, we started the construction features of a DC machine. और हमने क्या क्या कवर किया था? हमने yoke कवर किया था. Then we covered our poles, pole shoe, pole core, and then we went for the armature. Okay? We saw also laminations. तो मैं आपको पहले lamination दिखा देता हूँ. Laminations होती कैसी हैं? So these are the laminated cores. क्या होता है? जैसे like you can see here, there is only one layer, then there is insulation in between, then 2 layer, 3 layer, 4 layer, and then there are hundreds of layer, and all those are then stacked together. मीन दोनों साइड से फोर्स लगा के दोनों को पैक कर देते हैं एक साथ, और फिर उस पे होती है हमारी वाइंडिंग वाउंड. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ई की शेप में है, इसलिए ई लेमिनेशन लिख रखा है. ये स्ट्रेट लाइन है तो आई लेमिनेशन लिखा हुआ है. इनका वैसे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज नाउ वी विल स्टडी कम्यूटेटर. कम्यूटेटर की रिक्वायरमेंट क्यों थी मेरी? क्योंकि मशीन के अंदर हुआ है डीसी, उसको मेरे को बाहर लाना है डीसी. मशीन के अंदर बना है मेरा एसी, जनरेटेड जो हुआ मेरा वो हुआ एसी, मेरे को बाहर लेना है इन द फॉर्म ऑफ डीसी. तो मुझे चाहिए एक रेक्टिफायर. सो माय मैकेनिकल रेक्टिफायर क्या है मेरा? माय मैकेनिकल रेक्टिफायर इज माय कम्यूटेटर. ठीक है, विच कन्वर्ट्स AC into DC by virtue of its रोटेशन. और कन्वर्ट कैसे करता है वो हमने देखा था एक स्प्लिट रिंग की हेल्प से. देखा था ना हमने एक स्प्लिट रिंग की हेल्प से. लाइक हियर देयर वाज इंसुलेशन एंड दिस वाज कॉइल जो मेरे जनरेटर के अंदर थी. एंड देन वी सो दैट इन ए बल्ब द डायरेक्शन ऑफ करंट डू नॉट चेंज. अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे ही थी इन बोथ द केसेस. ठीक है, वही स्प्लिट रिंग का स्प्लिट रिंग थी मेरी. क्या? एक कॉइल के लिए. एक कॉइल में कितने एंड है मेरे? एक कॉइल में मेरे 2 एंड है, तो सिर्फ एक ही स्प्लिट रिंग से काम चल गया. बट प्रैक्टिकली जो मेरी मशीन होगी उसमें तो बहुत सारी कॉइल होंगी. तो बहुत सारी कॉइल के बहुत सारे एंड भी होंगे. फाइन, बहुत सारी कॉइल के बहुत सारे एंड भी होंगे. तो इतने एंड को लगाने के लिए हमें लाइक वी नीड मेनी स्प्लिट रिंग्स, जिसपे हमें स्प्लिट रिंग चाहिए जिसपे बहुत सारे सेक्शंस हो. ओके, तो इसलिए हमारा यूज होता है फिर कम्यूटेटर. लाइक एक एंड यहाँ लगा दिया, एक एंड यहाँ लगा दिया, एक एंड यहाँ लगा दिया, लाइक दैट. ओके, वी विल सी द डायग्राम, डोंट वरी. बट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. कॉइल्स अरेंज्ड इन सीरीज इज कॉल्ड वाइंडिंग. वाइंडिंग क्या होता है मेरा? जो छोटी छोटी कॉइल्स है उनको सीरीज में लगा देते तो मेरी बन जाती है वाइंडिंग. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट ए वेरी हाई वोल्टेज. सी वंस इफ दिस इज अ कॉइल, इसमें 1 वोल्ट जनरेट हो रही है, इसमें 1 वोल्ट जनरेट हो रही है, इसमें 1 वोल्ट, इसमें 1 वोल्ट. ठीक है, तो मेरी जनरेट कितनी होती है? अगर मैं सबको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो मेरी इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगी? 1 वोल्ट ही होगी. ठीक है, तो मेरी तो 1 वोल्ट ही आई. 1 वोल्ट में कुछ फायदा नहीं है. मुझे जनरेटर चाहिए एटलीस्ट 220 का तो चाहिए डीसी जनरेटर भी. तो इसलिए हम कनेक्ट करते हैं कॉइल्स को सीरीज में. आपने देखा होगा कि किसी भी मोटर में ऐसी बहुत सारी वाइंडिंग्स होती हैं. सो दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये सारे टर्न्स होते हैं. एक वायर लेके 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न ऐसे मिला के फिर हमारी एक कॉइल बनती है. देन वी प्लेस दैट कॉइल इन द मशीन. ओके, सो coils are connected in series to get high voltage. अगर पैरेलल में करेंगे तो फिर क्या होगा? वोल्टेज तो इतनी रहेगी लेकिन पैरेलल में करंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है. यहाँ पे हर ब्रांच कुछ ना कुछ करंट देगी, बट सीरीज में हर ब्रांच के थ्रू सेम करंट पास करेगा. अगर मेरी एक एक कॉइल की कैपेसिटी मेरी 1 एम्पियर है तो मेरी 4 कॉइल सीरीज में लगी हुई है तो उसकी कैपेसिटी भी मेरी 1 एम्पियर ही होगी. अगर 1 एम्पियर से ऊपर भेजा तो मेरी कॉइल में आग लग जाएगी. माई कॉइल विल बर्न आउट. ओके, सो इन सीरीज करंट इज सेम बट वोल्टेज गेट्स एड अप. जो हमने बचपन से नहीं, नेटवर्क की क्लास से जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सीरीज में वोल्टेज हमारी ऐड होती है और पैरेलल में हमारा करंट ऐड होता है. ओके, नाउ इफ देयर आर 2 कॉइल्स, 1 स्प्लिट रिंग इज इनफ. ठीक है, अगर मेरी एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, तो मेरा 1 स्प्लिट रिंग पे ही ये आराम से कनेक्ट हो सकती हैं. फाइन, बट इफ माई आई हैव मैनी कॉइल्स एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब ये सारी की सारी कॉइल क्या है? सीरीज में. यहाँ पे भी ये कॉइल सीरीज में. देखो आप बी से स्टार्ट करो, इस कॉइल में गए, इस कॉइल में गए, एंटर दिस कॉइल एंड केम बैक टू ए. फिर ए से सेकंड कॉइल में गए. सो दिस ऑल इज इन सीरीज. ठीक है, अगर मैं वैसे भी देखूँ, अगर आपको अगर ये दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, यहाँ से पोटेंशियल देखना है तो यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ पे ऐसे आए आके लाइक दिस एंड लाइक दिस. ओके, तो अब अगर मेरी बहुत सारी कॉइल हैं तो मुझे चाहिए फिर कम्यूटेटर. कम्यूटेटर होता है ऐसा. इट इज ए कॉपर रिंग, बीच बीच में क्या है? माइका.
ये जो मेरी लाइन दिख रही है आपको, ये है इंसुलेटर लाइक 0.8 mm थिक माइका और माइकानाइट। यहाँ पे बीच में होता है, इंसुलेशन के लिए होता है ताकि दो सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट ना कर जाएं। ये रेड कलर में मेरे ब्रश हैं। ब्रश, वाई ब्रश आर यूज्ड? ब्रश आर यूज्ड टू कलेक्ट द करंट, टू कलेक्ट माई करंट। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग क्यों लगी हुई है? ताकि ये कॉन्स्टेंटली ब्रश हमारा कम्यूटेटर के सेगमेंट से टच करता रहे, इसलिए हमारी लगी होती है यहाँ पे स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होगी? हमेशा ब्रश को कम्यूटेटर पे टच करके रखेगी। एक ब्रश होल्डर होता है। ब्रश होल्डर क्यों? कि ब्रश को होल्ड करने के लिए, बस सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट मेड अप ऑफ हाई कंडक्टिविटी कॉपर। हाई कंडक्टिविटी कॉपर क्यों? सीधी सी बात, अगर आप एल्यूमिनियम यूज करोगे तो I2R लॉस बहुत ज्यादा होंगे, हीट अप होगा मटेरियल मेरा। ठीक है, और कॉल्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर। यहाँ पे माइका है, दिस इज कॉइल, और ये ऐसे ही हमें इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रश है, ये ब्रश आर यूज टू कलेक्ट द वोल्टेज और कलेक्ट द करंट। ओके, यू कैन सी एक कॉइल कैसे बनती है मेरी? एक कॉइल बनती है मेरी लाइक दिस। दिस इज माई वन कॉइल। ओके, वन कॉइल मीन्स एक कॉइल साइड ये होगी मेरी, एक कॉइल साइड ये होगी मेरी। दैट मीन्स टू कॉइल साइड इक्वल्स टू वन कॉइल। और कम्यूटेटर के एक ही सेगमेंट पे, क्योंकि सारी की सारी कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होती है, तो कम्यूटेटर के एक ही सेगमेंट पे मेरी कितनी कॉइल आएंगी? कितनी कॉइल साइड आएंगी? एक कॉइल साइड ये आ गई और एक कॉइल साइड ये आ गई। ओके, यू कैन सी वन कॉइल साइड इज दिस एंड वन कॉइल साइड इज दिस। तो एक सेगमेंट पे दो कॉइल साइड मीन्स एक सेगमेंट पे एक कॉइल। सो इफ समवन आस्क हाउ मेनी नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑन कम्यूटेटर, नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑन कम्यूटेटर विल बी नंबर ऑफ कॉइल्स, क्योंकि एक सेगमेंट पे दो कॉइल साइड आती है, तो नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइल्स इन द मशीन। फाइन, ओके, आगे हम देखते हैं। यहाँ से मेरा करंट कलेक्ट करेगा ब्रश। फाइन, नाउ सी, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है। समटाइम्स व्हेन एन एयर गैप कम्स बिटवीन ब्रश एंड द कम्यूटेटर सेगमेंट, अगर एयर गैप आ गया, सपोज मेरा कम्यूटेटर से करंट आ रहा था, अब मेरा कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में थोड़ा सा एयर गैप आ गया, तो मेरा करंट जंप करेगा। जंप करेगा तो मीन्स क्या आएगा? स्पार्क आएगा। और जब भी मेरा स्पार्क आता है तो हम बोल देते हैं माई कम्यूटेशन इज नॉट सक्सेसफुल। कम्यूटेशन सक्सेसफुल नहीं कब होगी? जब देयर विल बी नो स्पार्क। फाइन, ओके, मेरी कम्यूटेशन सक्सेसफुल कब होगी? जब देयर विल बी नो स्पार्क। ओके, अगर स्पार्क आया तो मेरी कम्यूटेशन अनसक्सेसफुल है। फाइन, नाउ नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स, हमने देखा था अभी। सो इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, जब ये मेरा ब्रश है, ये मेरा कम्यूटेटर है, अब जब मेरा आर्मेचर रोटेट करेगा तो मेरा कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा। ठीक है, ब्रश मेरा स्टेशनरी है, तो जब ये कम्यूटेटर रोटेट करते करते आगे बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ब्रश जो होगा वो इसके इस पोजीशन पे होगा। सी हियर, नाउ ब्रश इज टचिंग, यहाँ तो इंसुलेशन है मेरा, ये तो मेरा माइका का इंसुलेशन है। नाउ ब्रश इज टचिंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एज वेल, मीन्स दिस कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड। क्योंकि ब्रश किसका है? मेरा ब्रश तो मेरा कंडक्टर का बना हुआ है ना, कंडक्टर का बना होगा। अगर आप लकड़ी का ब्रश बना दोगे आप, फिर तो करंट ही नहीं ले पाएगा वो, फिर तो फायदा ही क्या। मेरा ब्रश बना रहेगा कंडक्टर का, और कंडक्टर का बना रहेगा तो दिस कॉइल विल बी शॉर्ट सर्किटेड इन दिस पोजीशन। जब ब्रश मेरा अक्रॉस द कम्यूटेटर सेगमेंट आएगा तो ये कॉइल मेरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ओके, अगर मेरा ब्रश ऑन स्प्लिट है, इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं हम। जो स्प्लिट मीन्स जो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स को अलग अलग करती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। ठीक है, ब्रश ऑन सेगमेंट, अगर सेगमेंट पे ब्रश तो नो शॉर्ट सर्किट, ब्रश ऑन स्प्लिट शॉर्ट सर्किट। इफ कॉइल, अच्छा अब शॉर्ट सर्किट हुआ, सपोज जब मेरी कॉइल शॉर्ट सर्किट हुई, अगर उसमें उस टाइम पे ब्रश में 10 वोल्ट है, तो मेरा करंट कितना होगा? V बाई, और कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा? ऑलमोस्ट 0। इट विल बी वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, तो मेरा कॉइल क्या होगी? बर्न आउट। तो मुझे क्या चाहिए? मैं मशीन ऐसी डिजाइन करूं कि जब मेरा ब्रश उस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करे, जब मेरा ब्रश उस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करे, तो उस टाइम मेरी कॉइल की वोल्टेज होनी चाहिए 0 वोल्ट। और ऐसा कब होता है? किसी कॉइल में वोल्टेज 0 वोल्ट कब होती है? जब वो कॉइल इज अलोंग द MNA। यू नो, in a machine, if this is NS, north south, this is north से south गया, north से south गया, north से south, तो ये होते हैं मेरे MNA। जब मेरी कॉइल इसके अलोंग होती है, MNA के अलोंग, तो उसमें कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होती है। ओके, यू नो दैट।
तो अगर मेरी कॉइल MNA के अलोंग है तो मेरी 0 वोल्ट है, उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो जाए मेरा कोई इश्यू नहीं है, उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इफ कॉइल अलोंग D देन स्प्लिट इज अलोंग Q, इफ कॉइल अलोंग Q देन स्प्लिट इज अलोंग D। ये हमारा दिखाने का you can read this statement. When, see here, when brush short circuits the coil should be along MNA so that the voltage induced equals to 0 volt, ताकि उसमें no heavy current passes, ठीक है। When brush short circuits the coil should be along MNA, and when the brush short circuits the coil should be along MNA और plus Q axis for successful commutation। means तो कुछ भी स्पार्क नहीं आएगा, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट किया और उस टाइम पे वोल्टेज है उसमें तो हैवी करंट विल फ्लो, ओके। सक्सेसफुल कम्यूटेशन मीन्स नो स्पार्क, नो शॉर्ट सर्किट, एंड इफ कॉइल इज अलोंग MNA वोल्टेज इंड्यूस इक्वल्स टू 0, सो शॉर्ट सर्किट की नो प्रॉब्लम, ओके। सो हमें कैसे डिजाइन करनी है मशीन कि जब मेरी कॉइल MNA के अलोंग पहुंचे तब मेरा ब्रश उसे शॉर्ट सर्किट कर। तो ये कब पॉसिबल होगा? अगर मेरी कॉइल ऐसे है, सपोज दिस इज माई कॉइल, अब मेरी कॉइल ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है एंड सपोज हियर इज माई ब्रश, ओके, हियर आर माई ब्रश। जब ये घूमेगी कॉइल और जब ये कॉइल आएगी इस MNA के अलोंग लाइक समवेयर लाइक दिस, लाइक ऐसे समझ लो आप, इसे ऐसे, ओके। जब ये कॉइल मेरी आ जाएगी MNA के अलोंग तो मेरा स्प्लिट आ जाएगा यहाँ पे, ओके। थोड़ा स्प्लिट घूम गया मेरा, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड। अब मेरा ब्रश से शॉर्ट सर्किट करेगा तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरी कॉइल कहाँ है? MNA के अलोंग है, ठीक है। तो अगर मेरी कॉइल अलोंग Q एक्सिस है तो मेरा ब्रश कहाँ आएंगे? D एक्सिस पे, और अगर मेरी कॉइल D एक्सिस पे है तो मेरे ब्रश कहाँ आएंगे? Q एक्सिस पे। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि जब मेरी कॉइल MNA पे होगी तो उस टाइम पे होगा शॉर्ट सर्किट, तो उस टाइम पे मेरे ब्रश कहाँ होना चाहिए? D एक्सिस पे, ताकि उस स्प्लिट रिंग के उस स्प्लिट के अलोंग ब्रश मेरे शॉर्ट सर्किट कर दें। बाकी मैंने समझाया कैसे हुआ, ब्रश यहाँ पे आया तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस टाइम पे वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, तो कॉइल MNA के अक्रॉस होनी चाहिए, MNA के अक्रॉस कॉइल होगी तो मेरा ब्रश D के अलोंग होना चाहिए, दे आर इन क्वाड्रेचर टू ईच अदर, ओके। और ऐसा क्यों होना चाहिए? फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन, ठीक है। तो कम्यूटेशन क्या है मेरा? लेट्स सी डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। आप जो आर्मेचर से करंट को कलेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। ब्रश होल्डर प्लस स्प्रिंग, ब्रश होल्डर को क्यों यूज करते हैं हम? ब्रश होल्डर प्लस स्प्रिंग जो है वो ब्रश को हमेशा हमारे कम्यूटेटर के सेगमेंट पे टच रखेगी विद ए लिटिल फोर्स, तो थोड़ा सा प्रेशर लगा के, ताकि ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में गैप डेवलप ना करे, ओके, टू एलिमिनेट द मैकेनिकल स्पार्क, और एयर गैप नहीं बनेगा, ओके। नाउ सी नेक्स्ट। तो ये हमने वही लिखा हुआ है, ब्रशेस आर फिजिकली प्लेस्ड अलोंग D एक्सिस एंड स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेड अलोंग Q एक्सिस। ये कुछ भी नहीं है, बस मशीन के अंदर जो ब्रश होते हैं वो D एक्सिस के अलोंग होते हैं, बट अगर आप ऐसे दिखाओगे तो थोड़ा मेरा लाइक दिस इज माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई साउथ पोल, ठीक है। तो D एक्सिस कहाँ है? यहाँ, और आर्मेचर कहाँ होगा? यहाँ। तो आपको यहाँ थोड़ा ब्रश दिखाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए हम एक्चुअल में ब्रश तो यहीं पे होते हैं, क्योंकि आर्मेचर मेरा 3D में है। मीन्स अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा आर्मेचर का, तो आर्मेचर का टॉप व्यू कैसे आएगा? मेरा ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कहीं पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं और यहाँ पे मेरे पोल लगे हुए हैं, फाइन। अगर मैं इस मशीन का टॉप व्यू देखूंगा तो, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, तो यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं ब्रश D एक्सिस के अलावा, ठीक है। ब्रश से आया करंट, बट अगर मेरे को फ्रंट व्यू में दिखाने हैं तो फ्रंट व्यू में ये ब्रश मुझे यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू में मुझे ब्रश यहाँ पे दिखेंगे, तो मेरा डायग्राम हो जाएगा गंदा। माई डायग्राम विल नॉट लुक वेरी नाइस, सो these are schematically represented that my brush is here। हम ऐसे उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट इन द मशीन दे आर प्रेजेंटेड अलोंग D एक्सिस। क्योंकि D एक्सिस पे ब्रश होंगे तो तभी तो जब शॉर्ट सर्किट करेगा वो कॉइल क्या रहेगी? Q एक्सिस पे। और Q एक्सिस पे कॉइल क्यों रखनी है? सो दैट माई वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट शुड बी 0, ताकि जब मेरा ब्रश उस सेगमेंट को, उस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करे तो उस कॉइल में 0 वोल्ट हो। 0 वोल्ट मतलब नो करंट, ठीक है। तो मेरी होगी सक्सेसफुल कम्यूटेशन, okay, because EMF induced equals to 0 in the coil when it is at MNA, so no short circuit current comes। ये वही मैंने समझाने के लिए डायग्राम फिर से बनाया। ये स्प्लिट रिंग है, ये कॉइल है, अब ये मेरा घूमा, मेरी स्प्लिट रिंग ये घूमी लाइक दिस, घूम के इस पोजीशन में पहुंच गई। नाउ माय ब्रश विल शॉर्ट सर्किट दिस। ब्रश की पोजीशन कहाँ है? हियर। ब्रशेस आर अलोंग D एक्सिस, कॉइल इज अलोंग Q एक्सिस, ठीक है।
तो जब मेरा मशीन घूम के यहाँ पहुंची तो अब मेरी कॉइल जो है, नाउ माई कॉइल शुड बी अलोंग क्यू एक्सिस, और मेरे ब्रश इस कॉइल को कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट। ये ध्यान रखना है बस, ये कॉन्सेप्ट, इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इफ ब्रश इज ऑन क्यू एक्सिस एंड स्प्लिट इज ऑल्सो ऑन क्यू एक्सिस, अगर ऐसा हुआ कि मेरे ब्रश भी क्यू एक्सिस पे, मीन्स लाइक टेक दिस पेन, इफ ब्रशेस इज ऑन क्यू एक्सिस एंड स्प्लिट इज ऑल्सो ऑन क्यू एक्सिस, मीन्स मेरा ब्रश भी यहाँ पे है और स्प्लिट भी सी एक्सिस पे है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा ये जो ब्रश है इसी पोजीशन में शॉर्ट सर्किट कर रहा है इस कॉइल को, इसी पोजीशन में इस कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर रहा है, और इस पोजीशन में ये कॉइल क्या है, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस विल बी मैक्सिमम। ये पोजीशन वही होगी है जैसे नॉर्थ साउथ, और कॉइल वो ऐसे प्लेस्ड है मेरी, मीन्स अगर मैं इसको कॉइल को सामने से देखूं तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो कॉइल मेरी यहाँ पे है, और इस पोजीशन में मेरा फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है और ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होता है। इस पोजीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम। तो अगर मैंने इसी पोजीशन में शॉर्ट सर्किट कर दी तो इट विल बर्न आउट, वेरी हैवी करंट विल पास, क्योंकि कॉपर की कॉइल है, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेरी वेरी लेस और नियरली जीरो, सो करंट विल बी वेरी हाई अगर हमने इसी पोजीशन पे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो। इफ ब्रशेस इज ऑन क्यू एक्सिस एंड स्प्लिट इज ऑल्सो ऑन क्यू एक्सिस, देन व्हेन ब्रश शॉर्ट सर्किट द कॉइल इज अलोंग डी एक्सिस, सो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड। डी एक्स अगर क्यू एक्सिस पे है तो जीरो वोल्टेज, क्यू एक्सिस कौन सा होता है मेरा, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, तो वहां पे जीरो वोल्ट होता है, और डी एक्सिस पे होता है मेरा मैक्सिमम वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, क्योंकि डी एक्सिस कौन सी होती है, जो पोल के यहाँ से पास करती है, दिस इज माई डी एक्सिस, और डायरेक्ट एक्सिस और डी एक्सिस और फील्ड एक्सिस और पोलर एक्सिस, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम का यूज करते हैं, सो यू शुड बी केयरफुल, ठीक है। तो हम अब पता लग गया कि हम कॉइल और ब्रश, स्प्लिट और ब्रश दोनों को ही एक ही एक्सिस पे क्यों नहीं रखते, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस टाइम पे करंट बहुत हैवी जाएगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस विल बी वेरी हाई। अच्छा, इफ स्प्लिट अलोंग क्यू प्लेस ब्रश अलोंग डी, व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर्स कॉइल इज अलोंग एम एन ए, कोई ईएमएफ नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, माई कम्यूटेशन इज सक्सेसफुल। तो फिजिकली इनसाइड द मशीन ऐसे होता है, बट इधर दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम डायग्राम बनाएंगे बार बार तो हम स्कीमेटिकली उसे ऐसे दिखाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, मैंने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों दिखा के आपको बताया था कि यहाँ एक्चुअली तो यहाँ पे होंगे, बट फ्रंट व्यू में तो यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे हमें, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई वी शो देम हियर। एंड ब्रशेस आर स्टेशनरी, कभी भी मत सोचना कि ब्रश रोटेटिंग है, नो, ब्रश का काम ही है कि रोटेटिंग कम्यूटेटर से करंट निकालना, तो ब्रश विल नेवर बी रोटेटिंग, दे आर स्टेशनरी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्रश मटेरियल्स। ब्रश कैन बी मेड ऑफ कॉपर, कार्बन, इलेक्ट्रोग्रेफाइट, कॉपर ग्रेफाइट और कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। इन सब के बने हो सकते हैं ब्रश। जो बाकी सारी डिटेल है वो हम देखेंगे कम्यूटेशन के टॉपिक में, बट यू कैन सी जब मेरी बहुत छोटी मशीन होगी, लाइक इफ माई मोटर इज ऑफ 3 वोल्ट डीसी मोटर और 5 वोल्ट मोटर, 10 वोल्ट और 9 वोल्ट मोटर, तो वहां पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसमें मैं यूज करूंगा कॉपर ब्रश। कॉपर ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? I/R, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। बाकी बिग मशीन्स में जहाँ पे मुझे 1-2 वोल्ट 1-2 वोल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो उनमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कार्बन ब्रश यूज कर लूंगा। कार्बन की एक प्लस पॉइंट है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। अगर कार्बन ब्रश को यूज करते हैं तो हम लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और कॉपर ऑन कॉपर रब होगा कॉपर के ऊपर तो वेरी हाई हीट विल जनरेटेड, इसलिए हमें लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। बट कार्बन इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग। आप कभी भी कोयले को किसी मेटल पे रब करके देख लेना। और इसका थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है, कार्बन का थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो हमें अभी कम्यूटेशन में स्पार्क प्रोडक्शन में भी थोड़ी हेल्प करता है, कम करता है स्पार्क का प्रोडक्शन। वो हम सब कुछ कम्यूटेशन टॉपिक में देखेंगे, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज माई बेरिंग्स। बेरिंग मेरे 3 तरह के होते हैं। बेरिंग्स, व्हाई बेरिंग्स आर यूज्ड? टू सपोर्ट शाफ्ट एंड टू maintain uniform minimum air gap possible, क्योंकि हमें मशीन में मिनिमम एयर गैप चाहिए। तो अगर मेरा ये स्टेटर है, सपोज दिस इज माई स्टेटर, तो मुझे इसके अंदर रोटर डालना है, तो मैं मिनिमम एयर गैप पे डालूंगा। और उसके बाद जो मेरी शाफ्ट होगी, इसे बेयरिंग ही तो सपोर्ट करेंगे दोनों साइड, ठीक है, इसे हमारे बेयरिंग ही सपोर्ट करेंगे। सो
वी नीड वेरी हाई एक्यूरेसी के बेरिंग्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, स्लीव बेरिंग। बॉल बेरिंग फॉर स्मॉल मीडियम मशीन। रोलर बेरिंग मीन्स अब आपको देख के पता लग रहा होगा, बॉल बेरिंग तो वो होता है जो आपने बचपन में बहुत बार देखा होगा, लाइक इट इज लाइक दे आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और उनके बीच में लोहे के कंचे होते हैं, हम लोहे के कंचे बना के खेलते थे बचपन में, तो वो बॉल बेरिंग ही होता है। अब थोड़ा ये होता है रोलर बेरिंग, थोड़ा लंबा, अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो इट इज़ फॉर हैवी मशीन्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए रोलर बेरिंग। एंड वन बेरिंग इज स्लीव बेरिंग। स्लीव बेरिंग में सिर्फ कुछ नहीं होता, एक अंदर दो कॉन्सेंट्रिक मेटल प्लेट्स और उनके बीच में लुब्रिकेंट फिल्ड होता है बस। दीज आर यूज्ड फॉर द नॉइजलेस ऑपरेशंस, फॉर नॉइजलेस ऑपरेशंस। फाइन, आई होप यू गॉट इट। नाउ माई शाफ्ट। आर्मेचर कोर एंड कम्यूटेटर बोथ आर माउंटेड ऑन ए सेम शाफ्ट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इस डायग्राम में, जब हम ब्रश को स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे। आर्मेचर कोर है ये मेरी एंड ये है मेरा कम्यूटेटर, तो ये दोनों के दोनों सेम शाफ्ट पे लगे हुए होते हैं। यू कैन सी हियर, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये मेरा कम्यूटेटर है, ये मेरा आर्मेचर है, दोनों के दोनों सेम शाफ्ट पे लगे हुए हैं। दिस इज द सेम शाफ्ट। और ये मेरा कम्यूटेटर है, यू कैन सी हियर ये कॉइल की वाइंडिंग जा रही है, कॉइल की वाइंडिंग आके कम्यूटेटर पे आके ये एंड हो रही है, वेल्ड हो रही है। दिस यू कैन सी, मैं पेन से दिखाता हूँ, लेट मी टेक दिस ब्लू पेन। एक यहाँ से आई, यहाँ पे आई, एक यहाँ से आई, ये भी इस पे आई, ठीक है, इसमें भी दो, तो हर कम्यूटेटर के सेगमेंट पे दो कॉइल एंड हो रही है। दिस इज माई कम्यूटेटर, ठीक है। मेरे ब्रश कहाँ पे होंगे, माई ब्रश विल बी हेयर, जो करंट को कलेक्ट करेंगे। और आपको जो यहाँ पे बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे होता है वो माइका, 0.5 से 0.8 mm थिक वाला माइका, दैट इज हेयर, ओके। एंड दीज आर माई, अब मेरा आर्मेचर कैसा होता है, लेमिनेशन होती है आर्मेचर में, सो दीज आर माई सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। एक लेमिनेशन, 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है। ये मेरी है सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। पोल कहाँ पे होंगे, मेरा एक पोल लाइक होगा, एक पोल मेरा यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल, और एक पोल ऐसे ही मेरा होगा साउथ पोल। सो फ्लक्स कहाँ से पास करेगा, लाइक दिस। तो फ्लक्स के पैरेलल में है मेरी सारी की सारी लेमिनेशंस, यू कैन सी इजीली, ठीक है। ये एक लेमिनेशन है, देन बीच में इंसुलेशन है, फिर लेमिनेशन है। तो मेरा फ्लक्स यहाँ से निकल के, नॉर्थ से निकल के ऐसे पास करके कॉइल को काटते हुए साउथ में पहुंच जाएगा। आई होप यू गॉट इट। नॉर्थ से निकल के कॉइल से निकलते हुए साउथ में, ऐसे ही यहाँ से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, ओके। और ये थोड़ी और क्लियर पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कॉइल का ये एंड आया यहाँ पे और इस कॉइल का ये एंड आया यहाँ पे, तो दो एंड यहाँ पे वेल्ड हो रहे हैं हमारे। ये कम्यूटेटर है, बीच में माइका है, इंसुलेशन, और ये भी एक इंसुलेशन है, क्योंकि हम, अच्छा ये इंसुलेशन क्यों है, वाई दिस इंसुलेशन, अगर ये इंसुलेशन नहीं रहेगा तो सब कुछ मेरा शाफ्ट पे कनेक्ट हो जाएगा ना। और मेरा शाफ्ट किससे कनेक्ट है, बेरिंग से, यहाँ पे बेरिंग है, और बेरिंग किससे कनेक्ट है, योक से, तो मेरा योक में भी करंट आने के चांसेस रहेंगे, इसलिए कम्यूटेटर और आर्मेचर के बीच में क्या होता है, इंसुलेशन इन ए डीसी मशीन, ओके। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे हम, ये शाफ्ट। आर्मेचर कोर एंड कम्यूटेटर बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, हमने देखा था। शाफ्ट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ, जितनी भी पावर कन्वर्जन होती है एक मशीन में, द एंटायर पावर कन्वर्जन टेक्स प्लेस एट द शाफ्ट, बी इट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और बी इट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, दोनों की दोनों सारी की सारी पावर कन्वर्जन होती है मेरी शाफ्ट में, सॉरी आर्मेचर और शाफ्ट में। तो शाफ्ट होनी चाहिए मेरी स्ट्रॉन्ग, द शाफ्ट शुड बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट ड्राइव्स द लोड्स, ठीक है। अब मोटर हो, या अगर मोटर है तो मेरी शाफ्ट ही, अगर मोटर है मेरी तो शाफ्ट मेरी लोड को ड्राइव कर रही है, और अगर जनरेटर है तो शाफ्ट मेरी प्राइम मूवर से मैकेनिकल पावर को लेके उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए मोटर को दे रही है। तो शाफ्ट मेरा मेन कंपोनेंट है, तो शाफ्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील। आर्मेचर वाइंडिंग्स, हम आर्मेचर वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर कौन सा था मेरा, जो रोटेट करता है डीसी मशीन में, वही आर्मेचर है, उसकी वाइंडिंग देखनी है। सो दिस इज ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या है मेरा, एक कोई भी कॉपर का कंडक्टर हो गया, कंडक्टर मीन्स एक वायर। अगर मैं इस वायर को ऐसे घुमा दूं, इट बिकम्स ए टर्न, ठीक है, इट बिकम्स ए टर्न। और अगर मैं इसी वायर को बार बार घुमा दूं 3 बार, देन इट बिकम्स मल्टी टर्न, और बहुत बार घुमा दूं देन इट बिकम्स ए कॉइल, ठीक है। सपोज एक टर्न में मेरा 2 वोल्ट इंड्यूस हुआ था, सपोज 1 टर्न में इंड्यूस हुआ 2 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या है, सीरीज में 3 टर्न,
यहाँ से एक वायर गया और वही टर्न घूम रहा है, तो मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 टर्न सीरीज में हो गया, तो वोल्टेज हो जाएगी ऐड, बट करंट की कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी। अगर ये मेरा एक एक कंडक्टर मेरा 1 एम्पियर करंट ले सकता है, तो मेरा ये 1 टर्न भी 1 एम्पियर लेगा, और सब कुछ सीरीज में है, तो यहाँ पे भी ये 1 एम्पियर ही कैपेसिटी है इसकी। और मैं इसके अगर 100 टर्न्स भी बना दूंगा, तो वोल्टेज तो होगी मेरी 200 वोल्ट, बट करंट की कैपेसिटी कितनी रहेगी मेरी 1 एम्पियर ओनली, क्योंकि सारी की सारी सीरीज में है, तो सब में से वही 1 एम्पियर सब में से पास करेगा, और हर किसी की कैपेसिटी 1 एम्पियर ही है। देन मीन्स इट विल बी प्लस माइनस में 200 वोल्ट। वोल्टेज तो हमने इंक्रीज कर ली, बट करंट इज द सेम। अगर करंट भी इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वाइंडिंग हमें करनी पड़ेगी। ओके, नाउ सी, अब ऐसी कॉइल को मैं प्लेस करता हूं फिर आर्मेचर पे। मेरा फील्ड आ रहा है नॉर्थ टू साउथ। एज यू नो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को ले लो या फिर करंट को ले लो, हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ यहाँ जाएगा ना। फ्लक्स इतना चालाक है कि वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। नो, इट ऑलवेज फॉलोज द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। जैसे हमारा करंट होता है ना, अगर एक ब्रांच में शॉर्ट सर्किट है, एक ब्रांच में रेजिस्टेंस है कुछ सपोज 10 ओम, और यहाँ से मेरा करंट आया, तो करंट कहाँ से निकल जाएगा, मेरा सारा करंट यहाँ से निकल जाएगा। सो दिस पार्ट ऑफ द कॉइल डू नॉट कट एनी फ्लक्स, क्योंकि सारा का सारा फ्लक्स मेरे कंडक्टर से पास करते हुए यहीं से कॉइल को कट करते हुए साउथ पोल पर पहुंच जाएगा। So this is the inactive length of the conductor. This inactive length of conductor is called overhang. Inactive because it do not cut any flux. Okay. Now current carrying capacity of one particular conductor or a 1000 turn coil same, क्योंकि सारे के सारे मैंने देखे अभी, सब के सब अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, all the conductors are connected in series, then only 1 ampere will be the current through them. Okay. So current carrying capacity of one particular conductor और 1000 टर्न कॉइल इज सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर मेरी एक कंडक्टर में वोल्टेज इस तरीके की आ रही थी, इफ आई ज्वाइन और इफ आई मेक 100 टर्न की अगर मैं एक कॉइल बनाता हूं, तो मेरा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, लेकिन वोल्टेज आएगी मेरी यही। अगर मेरा कम्यूटेटर नहीं होता तो मेरी आउटपुट वोल्टेज कैसी आती है, ऐसी, विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स। जब मैंने कम्यूटेटर लगाया तो मेरी वोल्टेज आ गई लाइक दिस, इट इज पल्सेटिंग डीसी, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो मैंने अगर 100 टर्न भी लगा दिए, माई मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज आफ्टर यूजिंग 100 टर्न्स। माई मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज बट नॉट द क्वालिटी। क्वालिटी तो अभी भी ऐसे ही पल्सेटिंग है। और व्हाट इज मेरे को चाहिए क्या, आई वॉन्ट माई वोल्टेज टू बी लाइक दिस। मुझे सिर्फ और सिर्फ डीसी वोल्टेज चाहिए, प्योर डीसी, जिसमें कुछ भी फ्लक्चुएशंस ना हो। सो टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी वी हैव टू डू समथिंग एल्स। टर्न बढ़ाने से तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है एंड नथिंग मच। एट आउटपुट टर्मिनल्स when collected through a at output terminals you can write with me, at output terminals when collected through a commutator pulsating DC. This is my pulsating DC. If more turns then magnitude increases but क्वालिटी डू नॉट इम्प्रूव। तो हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, वी विल स्प्लिट द वाइंडिंग। हम वाइंडिंग को कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स उसी वाइंडिंग को या फिर उसी कॉइल को हम 2 पार्ट में बना लेंगे। जो हमने पहले 100 टर्न्स लगाए थे, अब 50 टर्न लगा लेंगे और दोनों के दोनों सीरीज में। तो यहाँ पे कितनी वोल्ट आएगी, प्लस माइनस में 100 वोल्ट और प्लस माइनस में 100 वोल्ट लाइक दिस। ठीक है, कनेक्ट दोनों सीरीज में ही है, फाइन। लेकिन ये बाद में देखेंगे हम कैसे कैसे आ रही है वोल्टेज। ओके, नाउ वी विल प्लेस दिस 2 स्प्लिट वाइंडिंग्स एट डिफरेंट लोकेशंस इन द आर्मेचर। कैसे करेंगे, सी हियर, यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज माय नॉर्थ पोल, इधर मेरा है नॉर्थ पोल, ओके, एंड दिस इज माय साउथ पोल। दिस इज माय कंडक्टर 1 डैश, यानी कि कॉइल साइड 1 डैश, सिमिलरली 2 डैश, 2 डैश को मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, now if I am representing in the red 1 डैश की जो वोल्टेज है मैंने वो रेड में रिप्रेजेंट करी है। दिस इज माई 1 डैश, और जो 2 डैश की है दैट इज माई ब्लू। दिस इज द वोल्टेज ऑफ 2 डैश। इन दिस पोजिशन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 1 और 1 डैश में यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मेरा मैक्सिमम है।
तो वोल्टेज इंड्यूस विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से वोल्टेज इंड्यूस होगी मेरी स्लोली एंड देन इट विल गो जीरो। जब मेरा 1 यहाँ पहुंच जाएगा, इस पोजीशन में मेरा जब 1 पहुंच जाएगा तो वोल्टेज जीरो, इट विल बी लाइक दिस। ओके, यू कैन से इट विल बी लाइक मैक्सिमम से स्टार्ट हो गए जीरो, देन मैक्सिमम, देन जीरो, देन मैक्सिमम, लाइक दिस। ऐसी पल्सेटिंग डीसी क्यों आ रही है? क्योंकि मैं इसे कम्यूटेटर से कलेक्ट कर रहा हूं। नाउ सी द वोल्टेज इंड्यूस इन 2 डैश। अब जिस पोजीशन में ये है 2 डैश कॉइल, उस पोजीशन में मेरा फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मिनिमम। तो यहाँ पे मेरी वोल्टेज जीरो होगी, जीरो वोल्टेज, और इट विल बी फ्लक्चुएट लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस। अब मैं टोटल देखूंगा, दोनों कॉइल मेरी सीरीज में है, दैट मीन्स माई बोथ द वोल्टेज विल एड अप। अब मेरे दोनों वोल्टेज ऐड होंगी तो मेरे रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी दिस इज माई रिजल्टेंट वोल्टेज। यू कैन सी पहले रिपल कितना था, इतने रिपल थे पहले, इतने पल्सेशंस थे। नाउ माई पल्सेशंस हैज रिड्यूस्ड वेरी मच, अब बस इतने पल्सेशन बचे हैं मेरे, दिस मच। ठीक है, तो यू कैन सी जब मैंने एक ही कॉइल के अगर 2 स्प्लिट यूज करे और 2 को मैंने बिल्कुल ऑर्थोगोनली प्लेस कर दिया आर्मेचर पर, तो मेरा रिपल कितना ज्यादा रिड्यूस हो गया है। माई रिपल हैज रिड्यूस्ड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट विद जस्ट डूइंग 2 splits ऑफ द कॉइल। ओके, नाउ in practical machines what we do, we use almost 12 distributing windings. Generally machines have 12 distribution windings, so the output voltage is nearly pure DC. अगर आपने 2 कर्व में इतना DC आ गया, अगर आप यहाँ पे 12 कर्व लोगे, लाइक एक कर्व मेरा यहाँ पे होगा लाइक दिस, 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, तो जो मेरी आउटपुट वोल्टेज आएगी ना, वो बिल्कुल लाइक दिस, देयर विल वेरी स्लाइटली लेस रिपल्स एंड इट विल नियरली बी प्योर DC. इट विल नियर बी प्योर DC। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे 2 वाइंडिंग को प्लेस किया था, एक डी एक्सिस के लॉन्ग, एक क्यू एक्सिस के लॉन्ग। जब एक डी एक्सिस के लॉन्ग होगा तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगी मैक्सिमम, डी एक्सिस में वोल्टेज इंड्यूस मैक्सिमम, धमाके मचा देता है डी एक्सिस पे तो। और देन अनदर क्यू एक्सिस पे वोल्टेज इंड्यूस जीरो, क्योंकि क्यू एक्सिस क्या है, MNA मीन्स मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, वहां पे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होती। सो बाय यूजिंग 2 डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग्स ओनली हार्मोनिक्स आर रिड्यूस्ड। जनरली मशीन है 12, ये हमने कर लिया। सो इट इम्प्रूव्स द शेप, प्लस में रिएक्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग इज लेस देन द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। क्यों? क्योंकि फ्लक्स लिंकेज चेंज हो जाता है। पहले सारी की सारी वाइंडिंग में एक साथ सबके साथ सारा करंट एक जगह फ्लक्स लिंक कर रहा था, अब वो हमने डिवाइड कर दिया लाइक दिस। ओके, तो एडवांटेज क्या है? इट इम्प्रूव्स द शेप एंड रिएक्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज लेस देन द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। बेटर शेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर फॉर बेटर कूलिंग। पहले क्या होता, पहले मेरा एक ही स्लॉट में इतने सारे कॉपर कंडक्टर होते, एक ही स्लॉट में, क्योंकि पूरी की पूरी कॉइल एक ही थी पहले तो नीचे वाले जो कॉपर कंडक्टर्स हैं इन पे मेरी कूलिंग एयर पहुंचने में प्रॉब्लम होती। अब क्या हो गया, मैंने उसी वाइंडिंग को मैंने 2 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो सम कंडक्टर्स हेयर, तो कूलिंग एयर कैन इजीली रीच, सो बेटर कूलिंग। डायनेमिक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। अगर मेरा पहले आर्मेचर ये है, सपोज अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं अगर 2 स्लॉट बनाता हूं, ओके, नो नॉट लाइक दिस। अगर मैं इसमें मान के चलो सिर्फ 2 स्लॉट बनाता हूं इस आर्मेचर में लाइक दिस, मैंने यहाँ पे बहुत सारा कॉपर कंडक्टर पुट कर दिए और यहाँ पे भी। सो हेयर वेट इज मोर बट हेयर वेट इज लेस वेट। सो डायनेमिक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज नॉट यूनिफॉर्म। बट अगर मैं इसी की जगह आर्मेचर लेके उसमें लाइक दिस कर दूं, तो यहाँ पे कुछ कॉपर आ गया, यहाँ पे कॉपर आ गया, यहाँ पे कॉपर आ गया, यहाँ पे कॉपर आ गया। सो इन दिस वे देयर इज ए बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑन द रोटर। डायनेमिक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, आर्मेचर रिएक्शन डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होती है मैं बताऊंगा। एक तो बेटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉपर है, सेकेंडली मेरा रिएक्टेंस कम हो गया। ठीक है, लेस रिएक्टेंस ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूस्ड आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन वाले टॉपिक में हम आराम से देखेंगे। एंड रिएक्टेंस डिक्रीजेस। फाइन, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, कॉइल स्पैन। स्पैन क्या होता है मेरा, जहां तक किसी चीज की रीच होती है, किसी चीज का जो एक्सटेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पैन। ठीक है, जैसे टाइम स्पैन मीन्स जैसे 2000 से 2010 ये एक टाइम स्पैन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे कॉइल स्पैन मतलब कॉइल कहाँ से लेके कहाँ तक है, बस
सो डिस्टेंस बिटवीन कोयल साइड्स इज कोयल स्पैन। अब डिस्टेंस कितनी, मीटर, किलोमीटर, माइल, नो, नंबर ऑफ स्लॉट्स में मेजर होती है हमारी कोयल स्पैन। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लॉट्स आर देयर, दैट आर कॉल्ड कोयल स्पैन। मीन्स दो कोयल साइड्स के बीच में, नंबर 1 कोयल साइड, नंबर 2 कोयल साइड के बीच में मेरे कितने स्लॉट हैं, दैट इज कॉल्ड कोयल स्पैन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देन व्हाट इज माय पोल पिच, पोल पिच इज YP, दैट इज माय कंडक्टर अंडर ए पोल और द पेरिफेरल डिस्टेंस ऑफ आर्मेचर बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। डिस्टेंस मीन्स हियर ऑल्सो डिस्टेंस का मतलब है मेरा नंबर ऑफ स्लॉट्स। जैसे यहाँ पे था डिस्टेंस का मतलब क्या था, नंबर ऑफ स्लॉट्स, ऐसे यहाँ पे मेरा डिस्टेंस होगा नंबर ऑफ स्लॉट्स। सो व्हाट इज पोल पिच, लाइक नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। सपोज अगर मेरी मशीन में 24 स्लॉट्स हैं और 4 पोल की मशीन है, तो मेरी पोल पिच कितनी आएगी, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन में नंबर ऑफ पोल, दैट इज 24/4, दैट इक्वल्स टू 6 स्लॉट्स पर पोल। अब जब 6 स्लॉट्स हैं तो उसमें हम कंडक्टर भी डालेंगे, तो 6 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम उसको कंडक्टर पर पोल भी कह देते हैं, कंडक्टर अंडर ए पोल भी हम पोल पिच को बोल देते हैं। यू शुड रिमेंबर बोथ, ठीक है। ओके, और हमने थोड़ी देर पहले किया था कि एक पोल के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल डिग्रीज आर देयर अंडर वन पोल। सो वन पोल ऑलवेज हैज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑलवेज इन एनी पोल मशीन। कभी भी कितने भी पोल की मशीन हो, 1 पोल 2 पोल, 1 पोल की तो मशीन कभी हो ही नहीं सकती, सॉरी, 2 पोल 4 पोल 6 पोल, कितने पोल की मशीन हो, एक पोल के अंदर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होते हैं। तो अगर हम पोल पिच को डिग्री में बात करें तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल विल बी द पोल पिच, और मैकेनिकल डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, दिस विल बी पोल पिच मैकेनिकल डिग्रीज। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल टू थीटा मैकेनिकल इंटू में P/2। तो यहाँ से भी थीटा इलेक्ट्रिकल निकाल के, थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है मेरा 180 इक्वल्स टू थीटा m इंटू P/2, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप निकालोगे तो यही आएगा, थीटा m इक्वल्स टू 360/P, ठीक है। और ये 360/P इज द मैकेनिकल डिग्रीज में पोल पिच होगी मेरी। नाउ if ys equals to yp means if my coil pitch, sorry, not coil pitch, it is coil span, if my coil span is equals to pole pitch, तो उसको हम बोलते हैं फुल पिच्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब मेरा पोल पिच क्या है, जैसे सपोज मेरा 2 पोल की मशीन है, ओके, NS, तो एक पोल के अंदर कितना है, एक पोल के अंदर मेरा कितना है, दिस एरिया इज माई अंडर 1 पोल, सो दिस इज पोल पिच, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा, साउथ के अंदर ये है मेरा, सो दिस इज, ये साउथ पोल के अंदर का एरिया, सो इट इज ऑल्सो 1 पोल पिच। अगर मेरा फुल पिच वाइंडिंग होगी तो मतलब मेरे यहाँ से लेके कहाँ तक होगी, कोयल स्पैन कहाँ से लेकर यहाँ से लेके कोयल स्पैन होगा मेरा यहाँ तक, मीन्स माई कोयल स्पैन इक्वल्स टू कोयल पिच। और जब मेरी वाइंडिंग इस पोजिशन में होगी तो यू नो दिस इज अलोंग डी एक्सिस, और डी एक्सिस के अलोंग धुआंधार वोल्टेज बनती है, सो डी एक्सिस के अलोंग वोल्टेज इंड्यूस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑन द डी एक्सिस माई वोल्टेज इंड्यूस इज मैक्सिमम, और हम डीसी मशीन में हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हैव यू गॉट इट। अगर मेरा ऐसे नहीं होता, सपोज अगर मेरा ऐसे होता, ओके, यू टेल मी दिस इज माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई साउथ पोल, अगर मेरे दिस इज माई आर्मेचर, अगर मेरा एक कंडक्टर यहाँ पे होता, दूसरा कंडक्टर यहाँ होने की बजाय मेरा यहाँ होता, ठीक है, तो क्या होता मेरा, नाउ दिस इज अलोंग डी एक्सिस, तो इस कंडक्टर में तो पूरी की पूरी, सपोज अगर मेरे नॉर्थ पे मेरा मान चलो प्लस का 10 वोल्ट आता है और साउथ पे मेरा माइनस का 10 वोल्ट आता है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में तो प्लस 10 वोल्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे होती तो आता मेरा माइनस का 10, लेकिन यहाँ पे तो पहुंची नहीं, यहीं पे है, तो यहाँ पे तो कुछ एंगल थीटा 90 नहीं है, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, तो यहाँ पे सपोज आएगी मेरी 6 वोल्ट, माइनस का 6 वोल्ट, तो दोनों के बीच में कितना आ गया, 16 वोल्ट। और अगर मैं आपको इस सर्किट में दिखाऊं, तो जब मेरा ये कंडक्टर बिल्कुल नॉर्थ के पास है तो इसमें आई माइनस का 10, सपोज इसमें आई प्लस का 10 और इसमें आई मेरी माइनस का 10, मैंने यहाँ पे प्लस 10 लिया है ना, प्लस 10, और यहाँ पे कोयल है तो प्लस 10 आएगी, यहाँ पे कोयल है तो प्लस 10, यहाँ पे कोयल है तो माइनस का 10, यहाँ पे कोयल है तो माइनस का 10। अगर मेरा कोयल साइमल्टेनियसली नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल मिडल में आ गया, डी एक्सिस पे आ गया, तो मेरी वोल्टेज बनी 20 वोल्ट, फुल पिच्ड वाइंडिंग, वोल्टेज इज मैक्सिमम। अगर मेरी वाइंडिंग फुल पिच्ड नहीं है तो पोल पिच तो यहाँ से लेके यहाँ तक है पोल पिच तो, लेकिन कोयल स्पैन मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसमें पूरी इस वाली वाइंडिंग में पूरी माइनस का 10 वोल्ट जनरेट नहीं होगी। इसमें सपोज इसमें हुई माइनस का 6,
तो मेरी वोल्टेज कितनी बनी 10 माइनस 6 16 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मेरा coil span, see here, अगर मेरा coil span is less than the pole pitch, this is called short or fractional pitched, and in this voltage induced is less than the voltage induced in full pitched. Okay, in full pitched we get maximum voltage, in short pitch लेकिन advantage क्या है short pitch का, by short pitch windings we can eliminate some lower order harmonics, that's why we use these short pitch windings in our synchronous machines mainly. ठीक है, सिंक्रोनस मशीन्स में जब मेरा ऑल्टरनेटर होता है तो वहां पे जब मेरे को थर्ड हार्मोनिक निकालना होगा तो मैं उसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग की हेल्प से ही निकालूंगा। आप देखना वहां बस थीटा को वेरी करना होता है, दैट्स इट। ओके, इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग वी यूज इन सिंक्रोनस मशीन टू एलिमिनेट द हार्मोनिक्स एट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट वाइज डिफरेंट हार्मोनिक्स आर एलिमिनेटेड, लाइक थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। आपको सेवंथ निकालना है तो कितना एंगल पे आप शॉर्ट पिच करोगे, फिफ्थ निकालना, तो वी विल डू ऑल दिस कैलकुलेशंस इन सिंक्रोनस मशीन, डोंट वरी। नाउ डीसी मशीन वाइंडिंग्स आर ऑलवेज फुल पिच्ड, क्योंकि हमें डीसी में तो कोई हार्मोनिक्स आना ही नहीं, हमें साइनसॉइडल तो चाहिए ही नहीं, हम तो इस वोल्टेज के पीछे भाग रहे हैं कांस्टेंट, तो साइनसॉइडल चाहिए नहीं, तो हमें हार्मोनिक्स से कोई मतलब है ही नहीं। ओके, डीसी मशीन वाइंडिंग्स आर ऑलवेज फुल पिच्ड बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी साइनसॉइडल, सो वी डू नॉट यूज शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स इन डीसी मशीन। ठीक है, सी हियर, मैंने जो आपको बताया था, अगर 1 1 ये मेरा फुल पिच है। ठीक है, पोल पिच क्या मेरा, अगर मेरे यहाँ पे 12 स्लॉट है, 2 पोल है, नंबर ऑफ स्लॉट्स आर 12, नंबर ऑफ पोल्स आर 2। ठीक है, तो पोल पिच क्या हुआ, स्लॉट्स पर पोल 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब मेरा कॉइल स्पैन कितना है, पहला एंड 1 में है, दूसरा एंड मेरा 7 में है। ठीक है, वाइंडिंग का पहला एंड 1 में है, दूसरा एंड 7 में है, सो माई कोयल स्पैन भी 6 है, पोल पिच भी 6 है, सो इट इज ए फुल पिच्ड वाइंडिंग। तो जब मेरा कंडक्टर 1 पोजीशन पे है तो यहाँ पे भी 100% वोल्टेज इंड्यूस हुई, और 1 डैश है जो साउथ के बिल्कुल पास है, ये भी डी एक्सिस पे है, दोनों यहाँ पे दोनों के दोनों एट ए टाइम डी एक्सिस पे आ गए दोनों के दोनों, तो दोनों में 100% नेट मैक्सिमम। अगर मेरी सपोज कोयल स्पैन मेरा हो गया कम, मैंने पहला कंडक्टर डाला फर्स्ट में और दूसरा डाल दिया मैंने फिफ्थ में, ठीक है, 7th यहाँ पे है, अब मेरे पोल पिच तो मेरी बदलेगी नहीं, 12 स्लॉट की मशीन है, 2 पोल है, तो पोल पिच तो मेरी 6 ही रहेगी, बट माई कोयल स्पैन इज 5। तो ये हुई मेरी शॉर्ट पिच्ड और फ्रैक्शनल पिच्ड वाइंडिंग। अब जो कंडक्टर मेरा 1 पे है, अब 1 वाला कंडक्टर तो मेरा डी एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो 1 में तो 100% आ गई, लेकिन 1 डैश वाला तो डी एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो अभी पीछे ही रह गया। तो अगर ऐसे मेरी वाइंडिंग है तो 1 पे तो 100 है, लेकिन जो यहाँ पे 100 होता वो अभी मेरा यहीं पे पहुंचा है, सो दिस विल बी द वोल्टेज इन दिस कंडक्टर 1 डैश, इतनी वोल्टेज होगी बस। इसलिए सपोज इट इज 80%, सो आवर नेट वोल्टेज इज रिड्यूस्ड। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, 2 बार बता दिया है और बहुत आराम से बताया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ सी, इसी टॉपिक का थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मेरी 4 पोल की मशीन है तो मेरी पोल पिच कितनी होगी, वही my number of slots are 12 only, but pole has increased to 4. So what is my pole pitch? Pole pitch equals to 3. If winding is placed on n and n only, then the voltage induced will be 0. क्यों होगी मैं बताता हूँ आपको। अब मेरी पोल पिच क्या हुई 3, so what should be my coil span for full pitched? Equals to pole pitch equals to 3. अगर मेरा coil span भी पोल पिच के इक्वल होगा और वो इक्वल होगा 3 के, तो मेरी वोल्टेज इंड्यूस होगी मैक्स। नाउ सपोज अगर मैंने अपना पहले की तरह कोयल स्पैन ले लिया 6, तो मेरी वाइंडिंग कहाँ प्लेस होगी, वाइंडिंग प्लेस होगी 1 आएगा यहाँ पे और 1 डैश आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे, 1 डैश आ गया यहाँ पे। सी हियर, दिस इज दैट, यही वो सर्किट है जिसमें मैं कोयल स्पैन को 6 ले रहा हूँ। तो मेरा 1 आया यहाँ पे, 1 डैश आया यहाँ पे, तो दोनों कंडक्टर में सेम पोलैरिटी की वोल्टेज इंड्यूस होगी। सी, एक ये कंडक्टर है, यानी कि एक ये कॉइल साइड है जो इस नॉर्थ पोल के पास में है, और एक ये कॉइल साइड है ये इस नॉर्थ पोल के पास में है। दोनों में इंड्यूस कितनी होगी, इसमें भी 1 वोल्ट और इसमें भी 1 वोल्ट। तो व्हाट विल बी नेट वोल्टेज, अगर आप यहाँ से केवीएल लगाओगे तो -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो कुछ भी इंड्यूस नहीं हुआ, मेरा 0 वोल्ट इंड्यूस हुआ, क्योंकि साइमल्टेनियसली कंडक्टर नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में है। लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज के लिए क्या होना चाहिए, मेरा एक कॉइल साइड नॉर्थ के नीचे आना चाहिए और एक कॉइल साइड साउथ के नीचे आना चाहिए, तो होगा मेरा मैक्सिमम। अगर मेरा ऐसा होगा कि एक कॉइल साउथ के नीचे है, एक कॉइल नॉर्थ के नीचे, तो नॉर्थ के नीचे सपोज दिस इज माइनस प्लस, साउथ के नीचे है तो
सपोज दिस इज माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 1 वोल्ट, माइनस प्लस 1 वोल्ट। अब आप केवीएल लगाओगे तो माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 वोल्ट। तो अब मेरी वोल्टेज आई है मैक्सिमम। मैक्सिमम मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, डोंट टेक दैट कि ये तो -2 0 से भी कम होगी, नहीं, मैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्थ के नीचे होना चाहिए और एक मेरा होना चाहिए साउथ के नीचे। ओके, सो इन ए 4 पोल मशीन मेरे को कोयल स्पेन करना पड़ेगा चेंज। कोयल स्पेन शुड बी इक्वल टू द कोयल पिच फॉर वी इंड्यूस्ड मैक्सिमम। फाइन, अगर मेरा ये है मेरे स्लॉट्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, ये मेरी पोल पिच है। 4 पोल में पोल पिच कितनी आई मेरी 3। तो अगर एक कंडक्टर मेरा 3 में है तो 1 1 2 और थर्ड में दूसरा कंडक्टर, दैट इज 1 प्लस में 3 में 4, फोर्थ में आएगा मेरा दूसरा कंडक्टर। ओके, इन दिस इज a full pitched winding, you can see easily. I hope you got it. What is pole pitch, what is coil span? Coil span क्या है? coil की जो sides के बीच में जगह है, number of slots between the coil sides. Okay, now in the next class we will see our single layer winding, double layer winding, and further we will proceed towards the armature windings, and then we will see commutation and the other topics. Okay, thank you very much.